तो आज तारीख है 8 नवंबर और 4 नवंबर से 8 नवंबर तक का पूरा करंट हमें कवर करना है। तो एक दिन तो कोई अखबार पब्लिश हुआ नहीं था 5 तारीख को, तो हम 4 से लेकर 8 तक में 4 दिन का करंट कवर करेंगे आज। तो पहली न्यूज़ तो है एक्साइज ड्यूटी को लेके, जो कि केंद्र सरकार ने तकरीबन 5 रुपये पेट्रोल पे और 10 रुपये डीजल पे एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। और कई राज्यों में हम देखते हैं कि 120 के प्लस चला गया था पेट्रोल। और हाल ही में बाईपोल इलेक्शन के रिजल्ट भी आए हैं, जिसमें 12 विधानसभा सीटें और 2 लोकसभा सीटें हमारी केंद्र सरकार ने खो दी हैं। तो सबको देखते हुए एक्साइज ड्यूटी पे थोड़े कम कर दिए गए हैं। और बेसिकली हम देखते हैं दिवाली से पहले कॉमर्शियल गैस पे तो 225 रुपए तक बढ़ा दिए गए थे। उस वजह से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 2000 रुपए तक पहुंच गया था। और ओवरऑल मिठाइयाँ वगैरह भी उससे महंगी हो गई थी, तो उसमें भी थोड़ी बहुत कटौती की जा रही है, आने वाले समय में की जाएगी ऐसा कहा गया है। और अगर हम 2014 से वैसे अगर कंपेयर करें ना केवल पेट्रोल को, तो उस समय बेस प्राइस मतलब जितना हम लोग जैसे मान लो 100 रुपये दे रहे हैं पेट्रोल का, तो उसमें ओरिजिनल प्राइस जिस प्राइस पे हमारी केंद्र सरकार ने पेट्रोल खरीदा है वो तकरीबन 63% होता था, और आज केवल और केवल 36% है। तो जो ऊपर का है वो सारा का सारा 36% के बाद तकरीबन 74% केवल और केवल टैक्सेस है जो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है कोवैक्सीन को लेके, कि जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है हम देखते हैं उसको काफ़ी देशों के द्वारा अप्रूव नहीं किया जा रहा था। हाल ही में WHO ने कह दिया है कि उसको इमरजेंसी यूज़ के लिए मॉड के रूप में उपयोग कर लिया जाएगा किसी भी देश में। कोई भी देश मना नहीं करेगा कि अगर इमरजेंसी में कोई आ रहा है तो अगर उसकी कोवैक्सीन लगी है तो उसको मना नहीं किया जाएगा। अब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में तकरीबन 12 करोड़ डोज केवल और केवल कोवैक्सीन के लगे हैं। और वो तो सिंपल सी बात है, देखो मैंने उस समय भी अपन लोगों ने बात की थी कि जब ऑस्ट्रेलिया ने अप्रूवल दे दिया था तो उसके बाद में धीरे धीरे करके सारे देश दे ही देंगे, तो उसमें से WHO ने अभी हाल में दे दिया है। और वही हम बात करें कि ओवरऑल में तो तकरीबन 77% एफिशिएंसी बताई गई है कोवैक्सीन की, और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ तकरीबन 65% एफिशिएंसी बताई गई है कोवैक्सीन की। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो तो राहुल द्रविड़ को लेके आई है कि राहुल द्रविड़ 26th कोच बन गए हैं इंडिया की जो टीम है उसके। बाद में अंडर-19 के भी कोच रहे हैं, वो इंडियन ए के भी रहे हैं, और नेशनल क्रिकेट अकेडमी है उसके भी हेड रह चुके हैं। तो आखिर में इंडिया टीम के हेड कोच के रूप में भी उनको चुन लिया गया है। और हम देखते हैं कि राहुल द्रविड़ ने तकरीबन 14 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, जिसमें एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि वो टीम से बाहर गए हो। तो कंसिस्टेंसी और फिटनेस लेवल हम लोग जान ही सकते हैं कि राहुल द्रविड़ कैसे हैं। और भारत की अगर बात की जाए तो भारत तो हम देखते हैं कि 1926 में आईसीसी में हम लोगों ने अप्रूवल लिया था, और 1932 में पहला जो क्रिकेट मैच था वो इंग्लैंड के खिलाफ खेला था हम लोगों ने, टेस्ट मैच। उसके बाद में आज़ादी के बाद 1948 में इंग्लैंड को हराया भी था। फिर अगर पहला मैच कहा जाए कि इंग्लैंड के अलावा हम लोगों ने किसके साथ खेला था, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में खेला था 1949 में। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को लेके, जिसका हाल ही में नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था। तो इस साल तकरीबन 12 ऐसे लोग हैं जिनको खेल रत्न अवार्ड मिल रहा है, तो सबका ही नाम देख लेते हैं। देखो इसमें केवल एक ही नाम है जो ज़्यादा याद रखने वाला है, मनप्रीत सिंह का। मनप्रीत सिंह कौन है? हमारे हॉकी टीम के कैप्टन हैं। उनको पहले अर्जुन अवार्ड देने की बात चली थी, लेकिन फिर उनका नाम चेंज करके खेल रत्न अवार्ड मिला दिया गया। तो मनप्रीत सिंह है। लवलीना है जिन्होंने हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, बॉक्सर है। सृजेश है, ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा तो सब लोग ही जानते हैं, एथलीट है। अवनी लखेरे और मनीष की बात की जाए तो ये दोनों पैरा ओलंपिक्स में हैं जिन लोगों ने गोल्ड मेडल जीता था। सुमित है, प्रमोद भगत है, कृष्णा नागर है, मिताली राज है, और सुनील छेत्री है। सुनील छेत्री बाय द वे पहले फुटबॉलर हैं जिनको खेल रत्न अवार्ड मिल रहा है। वहीं हम लोग राष्ट्रीय खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो हम जानते हैं 1991 से इसको शुरू किया गया था। पहली बार इसको विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, और सबसे कम उम्र में पाने वाले की बात की जाए तो वो अभिनव बिंद्रा हैं। और पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस देखी जाती है किसी भी खिलाड़ी की, उस आधार पे किसी को भी खेल रत्न अवार्ड मिलता है। 2014 से ये तय किया गया था। बाय द वे 2014 से पहले 4 साल की परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती थी, 1 ही साल की देखी जाती थी। लेकिन 2014 से 4 साल की परफॉर्मेंस देखी जाती है, उस आधार पर तय किया जाता है कि इसको खेल रत्न अवार्ड देना है कि नहीं देना है। और इसके साथ ही साथ अर्जुन अवार्ड भी आए हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड भी आए हैं। उनको हमें, उसमें तो बहुत सारे नाम है, वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। बट बेसिकली हमें केवल एक और याद रखना है कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, कि ऐसी कौन सी
इंडस्ट्रीज हैं या ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन लोगों ने खेल को प्रोत्साहन दिया है, तो वो इस बार 2 लोगों को मिल रहा है। एक तो जो मानव रचना इंस्टीट्यूट है उसको मिल रहा है, और दूसरा जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है इसको मिल रहा है। तो ये 2 का हमें और याद रखना है नाम, मानव रचना और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो वो आई है अभी दिल्ली बाजार को लेके, कि जैसे अमेजोन है, अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ऐसे ही दिल्ली गवर्नमेंट ने तय किया है कि वो दिल्ली बाजार नामक एक ऐप बनाएगी और वेबसाइट भी लॉन्च करेगी, जिससे हम लोग जो दिल्ली का बाजार है, हम देखते हैं लोकल बाजार, तो उसकी विजुअल वॉकिंग कर सकेंगे और दिल्ली के जो वेंडर्स वगैरह है उनके सामानों को वो ऑनलाइन लेके आएगी दिल्ली सरकार। तो दैट्स ऑल, बस दिल्ली बाजार है जो कि अमेजोन की तरह ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट की तरह, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है अभी, ये अन्नपूर्णा का एक आइडल है जो 18th सेंचुरी का है, जो कि कनाडा में चला गया था। उस समय क्या था, वाराणसी में एक मैकेंजी करके आए थे, तो वो 1913 में वाराणसी से उसको ले गए थे। तो अभी हाल ही में कनाडा से उसको वापस लाया जा रहा है। अन्नपूर्णा की बात की जाए तो हम जानते हैं कि हिंदू कल्चर में ऐसी माता जो देवी होती है, मतलब नेचर की देवी एक तरीके से मान लो, जो हमें खाना वगैरह देती हैं, तो उनको अन्नपूर्णा माना जाता है। तो उन्हीं का एक ही आइडल है, और इसको जब वापस वाराणसी लेके आया जा रहा है तो उसके उसके उपलक्ष्य में योगी जी के द्वारा पूरा रैली निकाली जाएगी 2 दिन की, और फिर एक प्रोग्राम होगा जिससे उसको वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है नेपाल की इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। अभी तक क्या होता है, नेपाल जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी बनाता था उसको इंडिया में बेच नहीं सकता था, बट अभी हाल ही में जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है मार्केट, जो CERC के द्वारा रेगुलेट किया जाता है बाय द वे इंडिया में, तो उसके द्वारा अप्रूवल मिल गया है नेपाल के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कि वो अब नेपाल भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो एक्स्ट्रा बनाएगा वो इंडिया में बेच सकेगा। तो अच्छी बात है। और बाय द वे नेपाल की अगर हम बात करें ना, तो नेपाल में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन के ज़्यादातर प्लांट हैं वो इंडिया ने ही अपने पैसे खर्च करके, वो इंडिया ने ही, इंडिया की कंपनीज ने वहाँ पे बनाए हैं। और अब नेपाल वही उन्हीं के बनाए हुए प्लांट को, हमारे ही मतलब मदद से बनाए हुए प्लांट को हमें ही बिजली बेच के रुपए कमाएगा। और ये कोई बुरी बात नहीं है देखा जाए तो। बाय द वे हमने उनकी मदद की है, वो उन पर लोन है, वो तो वापस चुकाएंगे ही चुकाएंगे, वो बात अलग है। और अभी हम लोग देखते हैं कुछ दिनों पहले कि भूटान से भी हमें बिजली लेनी पड़ी थी दिल्ली मेट्रो के लिए। तो इसमें कोई छोटे देश हो या बड़ा देश हो, जितनी भी बिजली हमारे पास में रहे अच्छी ही बात है, कभी भी इमरजेंसी यूज के लिए काम आ जाती है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को लेके, कि उसके और फ्लिपकार्ट के बीच में एक MOU साइन हुआ है। तो ये जो लोकल वेंडर्स होते हैं, इनके जो पूरे देश की बात कर रही है यहाँ पे, कि पूरे देश के जितने भी लोकल वेंडर्स हैं, कोशिश की जाएगी कि उनके सामानों को फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा लेके आया जा सके, और उनको एक मार्केट उपलब्ध करवाया जा सके, ऑनलाइन मार्केट उपलब्ध कराया जा सके। और फ्लिपकार्ट ने भी पिछले साल अपनी सामर्थ जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया था, तो उस प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे जितने भी इंडिया के लोकल वेंडर्स हैं उनका सामान भी फ्लिपकार्ट पे आ सके। और ऑनलाइन, सीधी सी बात है, लोकल वेंडर्स का सामान अगर ऑनलाइन बेचेगा तो उनके पास में एक बहुत बड़ा मार्केट हो जाएगा, फिर उनको, सीधी सी बात है, उनको बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। जैसा एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो हम देखते हैं, आयुष्मान योजना है, जिसके तहत हर जो फैमिली है उसको 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। PM जय योजना भी कही जाएगी, आरोग्य योजना भी कही जाती है, बहुत सारे नाम है उसके। तो जो आयुष्मान कार्ड बनता था वो अभी तक किसी भी फोर्सेस के लिए नहीं बनता था, तो जो CAPF फोर्सेस है उनके लिए भी आयुष्मान हेल्थ कार्ड को लॉन्च कर दिया है हाल ही में। तो बस ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है मेघालय की जो गारो खासी जयंती ट्राइब है उनको लेके। देखो बेसिकली मेघालय में गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ भी हैं और वहाँ पे उनकी ट्राइब भी रहती हैं, गारो खासी जयंती ट्राइब्स। तो वो ज़्यादातर मैट्रियार्कल ट्राइब्स हैं, कि जैसे हम बात करें ना कि वहाँ पे अगर बात की जाए तो लड़की का ही सरनेम यूज किया जाता है, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं लड़कों का किया जाता है, ऐसा नहीं है। गारो खासी जयंती ट्राइब में लड़कियों का सरनेम यूज करते हैं लड़के, और जब बड़े मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी राइट्स भी घर की सबसे बड़ी लड़की के हाथ में ही जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके अभी मेघालय सरकार के द्वारा एक कानून लेके आया जा रहा है कि जिससे जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनमें इक्वल शेयरिंग हो। ऐसा ना हो कि केवल लड़के कस्टोडियन के रूप में काम करते रहे और ऑनरशिप राइट्स पूरे लड़कियों के पास में रहे, ऐसा ना हो। और क्योंकि इसी वजह से सिंपल सी बात हो जाती है, जब लड़कों के पास में ऑनरशिप राइट्स ही नहीं है तो वो लोन भी नहीं ले पाते हैं, कुछ बिजनेस की चाहे वो भी नहीं खोल पाते हैं, जो उनके पास में प्रॉपर्टी है उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो
जो माता पिता की संपत्ति पे लड़के लड़कियों का बराबर अधिकार हो, इसके लिए मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा इक्वल शेयरिंग का एक बिल लेके आया जा रहा है प्रॉपर्टी का। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो अभी क्विट कोल इनिशिएटिव को लेके आई है कि कोप 26 जो ग्लासगो में चल रहा है अभी एनवायरनमेंट मीटिंग, उससे ही निकल के आई है कि क्विट कोल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है वहाँ पे, और कोशिश किया जा रहा है जो मेजर चंक ऑफ एनर्जी हम देखते हैं ज़्यादातर कोल से ही आता है। चाहे बिगेस्ट ग्रीन हाउस सोर्सेस की बात कर लें तो वो भी इसी से है। कैसे बिगेस्ट ग्रीन हाउस सोर्स की बात करें तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कोल ही प्रोड्यूस करता है, ग्रीन हाउस गैसेस। तो इनको क्विट करने के लिए क्विट कोल इनिशिएटिव पे बात की जा रही है अभी ग्लासगो में। वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हुए इसको लेके, बहुत सारे यूएनईपी के लोग भी पहुँच गए थे, पेटा वगैरह के लोग भी पहुँच गए थे, उन लोगों ने भी कहा है क्विट कोल करो। लेकिन अभी ये केवल इनिशिएटिव ड्राफ्ट के रूप में आया, अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में तकरीबन 3 लाख एम्प्लॉयज़ हैं जो कोल सेक्टर में काम करते हैं, और 4 लाख परिवार हैं जो भारतीय परिवार जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको फ़ायदा होता है, उनका खाना खर्चा चलता है। तो इनको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा और दूसरी चीज़ों में, यह भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है तालिबान से, कि अफगानिस्तान में तालिबान ने यह फैसला लिया है कि किसी भी प्रकार की फॉरेन करेंसी को यूज नहीं किया जाएगा। और सीधी सी बात है, जब फॉरेन करेंसी रेगुलेट नहीं होगी तो वहाँ से अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन की भी प्रॉब्लम बढ़ गई थी, क्योंकि यूएस की पूरी फॉरेन करेंसी वहाँ से बाहर निकल गई थी। फिर जितने भी लोग अफगानिस्तान में डोनेशंस देते थे या रुपए पहुंचाते थे, उन लोगों ने भी ये तय कर दिया था, डब्ल्यूएचओ ने भी ये कह दिया था कि हम एनजीओस को सीधे रुपए देंगे। हम जो टीचर्स वगैरह जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं या जो महिलाएं हैं उनको सीधे रुपए देंगे, बजाय कि हम वहाँ की सरकार जो आज हाल फिलहाल में तालिबान बन गई है उसको दें। तो क्योंकि वो सीधी सी बात है, उनका कोई भरोसा नहीं है कि वो अपनी आतंकवादी गतिविधियों में उस पैसा का यूज करें। तो दैट्स ऑल, इन सब चीज़ों के ऊपर भी बात चली है। तो बस तालिबान ने जो फॉरेन करेंसी है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया है। अब सीधी सी बात है कि जब फॉरेन करेंसी को पूरी तरीके से बैन कर देगी तो यूएस या इंडिया मान लो, वो तो अपनी करेंसी में ही हम लोग उनको लोन देते हैं। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उनकी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तब गवर्नमेंट उस करेंसी को चेंज करके उनके आम लोगों को देगी। तो ये उन लोगों ने दूसरा तरीका निकाल लिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है, ये 6 तारीख के द हिंदू में आई है, क्योंकि 5 तारीख को आया नहीं था, कि यूएसए ने अभी वैक्सीन जो आइडेंटिटी क्लॉज है उसको रेगुलेट करने की बात कही है। अब होता क्या है ना, देखो कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों में वैक्सीनेशन वगैरह हो गया था और मतलब मान नहीं रहे हैं वो लोग कि हमें वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए कि वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहिए। तो ये वैक्सीनेशन आइडेंटिटी की जो प्रॉब्लम चल रही है, इसको लेके क्लॉज को लॉन्च करने की बात कही जा रही है यूएसए में, और यह अभी तक रेगुलेट नहीं हो पा रहा है। अब देखते हैं इसको कैसे रेगुलेट करते हैं, तो देखने वाली बात होगी यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अभी वैक्सीन आइडेंटिटी क्लॉज जल्दी ही आने वाला है यूएसए में, बस इतनी ही न्यूज़ में है देखा जाए तो। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है आदिशंकर के 12 फुट के अभी स्टैचू को लेकर। हाल ही में क्या है, हमारे मोदी जी जो गए केदारनाथ गए थे, उन्होंने वहाँ पे आदिशंकर का एक 12 फुट का जो स्टैचू है, अभी इंडिया का सबसे बड़ा स्टैचू है वो आदिशंकर का, उसको इनॉग्रेट किया है। आदिशंकर हम लोग जानते हैं कि उन्होंने केदारनाथ में ही समाधि ली थी 32 साल की उम्र में, और वो एक वेदांत फिलोसोफर्स में से आते हैं। देखो वेदांत फिलोसोफर की बात करें हम लोग तो उसमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य ये सब लोग आते हैं। उन्हीं में से एक हैं हम देखते हैं आदि शंकराचार्य। और अगर 11 मई 788 एडी में जब आदि शंकराचार्य पैदा हुए थे, तो 11 मई को हम लोग नेशनल फिलोसोफर डे भी मनाते हैं, और कहा जाता है ये केरल में पैदा हुए थे। अद्वैतवाद की बात करें, वेदांत की बात करें, या हम लोग जो 4 मठ अलग अलग शंकराचार्य के 4 मठ देखते हैं इंडिया में, वो भी इन्हीं के द्वारा बनाए गए थे। गीता पे भाष्य भी इन्होंने दिए हैं। जो हम देखते हैं ब्रह्म सूत्र पर भाष्य दिए हैं उनके, इनके बहुत फेमस है, इंटरनेशनली फेमस हैं जो ब्रह्म सूत्र पे इन्होंने भाष्य दिए हैं। और वहीं हम देखते हैं कि श्रीनगर में शंकराचार्य टेम्पल भी है, जो सोलोमन हिल पे बना हुआ है और जो श्रीहर स्टाइल में बना हुआ है, और जिस टेम्पल से हम लोग देखते हैं नीचे पूरा श्रीनगर दिखाई देता है, डल झील वगैरह सब कुछ दिखाई देती है। तो दैट्स ऑल, बस यही हमें जानना की जरूरी था कि एक 12 फुट का स्टैचू है आदिशंकर का, जो अभी हाल ही में केदारनाथ में इनॉग्रेट किया गया है मोदी जी के द्वारा। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव को लेकर, कि अभी 3rd एडिशन लॉन्च किया जा रहा है गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का, जिसमें हम देखते हैं कि 12 और देश आएंगे जो इंडियन
ओशियन रिम एसोसिएशन, जो IORA हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं, जो 1991 में बनी थी, वो मॉरिशस में उसका हेडक्वार्टर है। तो उसके जो बाहर देश हैं वो लोग भी आएंगे गोवा मैरीटाइम टाइम कॉन्क्लेव में। और रेस्क्यू व्हीकल्स की बात कर लें, मैरीटाइम टाइम सिक्योरिटी की बात कर लें, इन सबको लेकर बात होगी गोवा में। और IORA की बात करें तो हम लोग अभी बात कर ली कि 1992 में बनी थी, मॉरिशस में हेडक्वार्टर है, और लास्ट मीटिंग UAE में हुई थी उसकी, दैट्स ऑल। और बाय द वे IORA में केवल जापान ऐसा है जो इंडियन ओशियन में नहीं आता, फिर भी उसका भाग है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है IIM उदयपुर को लेके, कि जो IIM उदयपुर है उसने रिसर्च करने की बात की है, जो राजस्थान में ट्राइबल एरिया है उसमें कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है, सोशल इंटरेक्शंस कैसा है, ओपन डेफिकेशन कितना फ्री हो चुका है, या माल न्यूट्रिशन कितना कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, स्टंटिंग की कैसी प्रॉब्लम है, वेस्टिंग की कैसी प्रॉब्लम है, इन सब का डाटा जुटाने के लिए IIM उदयपुर अपनी रिसर्च सेंटर स्थापित करेगा राजस्थान में अलग अलग जगह पर, ये घोषणा की गई है। तो बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है इथियोपिया के रिबेल ग्रुप को लेके, कि इथियोपिया का जो हाल ही में रिबेल ग्रुप है उसने 9 अलग अलग रिबेल ग्रुप्स हैं इथियोपिया में, तो वो सब आपस में जॉइंट हो गए हैं, और उन्होंने वहाँ पे 2 हम देखते हैं स्टेट्स हैं उनको घेर भी लिया है, और धीरे धीरे कैपिटल की तरफ बढ़ भी रहे हैं। अभी अहमद है प्रेसिडेंट, वो उनसे लड़ भी रहे हैं। बेसिकली इन पूरे रिबेल ग्रुप को जो हेड कर रहा है वो TPLF कर रहा है, जो को टिबर पीपल लिबरेशन फ्रंट जिसको हम लोग मानते हैं भाई। अगर बेसिकली बात की जाए ना तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी भी लगा दी है, और जो ट्रिगेरियन ग्रुप है उनके खिलाफ नेशनल इमरजेंसी स्थापित कर दी गई है। हुआ क्या था ना, अभी अहमद ने 2018 में इथियोपिया और एरिट्रिया के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उनको सॉल्व करवा लिया था। उन्हीं के चलते 2019 में उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ था। बट उससे क्या है, जो टिगर रीजन जो कि इथियोपिया और एरिट्रिया के बीच में पड़ता है वो उससे गुस्सा हो गए थे, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। और हम जानते हैं कि टिगर रीजन वगैरह को ख़त्म करने की भी बात की थी, और उसको ख़त्म करने की कोशिश भी की थी। मतलब अभी अहमद ने ये कोशिश की थी कि डेमोक्रेसी स्थापित की जाए और TPLF वगैरह ये सब खत्म कर दिए जाए। तो अम्हारा, ओरोनोस, तो ये अलग अलग फोर्सेस हैं वहाँ की, अलग अलग ऐसे मान लो रिबेल ग्रुप्स मान लो, अम्हारा ग्रुप, ओरोनोस ग्रुप और टिगर ग्रुप। और ओरोनोस फोर्सेस से ही अभी अहमद आते हैं बाय द वे, लेकिन अब ओरोनोस फोर्सेस ही अभी अहमद के खिलाफ हो गई हैं। तो ओरोनोस की अम्हारा, टिगर ग्रुप, ये सब एक साथ में हो गए हैं। और वही है कि जब इथियोपिया और एरिट्रिया के बीच में प्रॉब्लम बढ़ेंगी तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पूरे एरिया में ही प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत का इथियोपिया के साथ में तकरीबन $1.28 बिलियन का बिजनेस है, जिसमें से $1.23 बिलियन हम लोग केवल एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट तो हम लोग बहुत कम करते हैं, तो हम पे कुछ खास डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसका। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है आकाश कुमार को लेके, कि जो अभी AIVA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें सेमीफाइनल में पहुंच गए थे आकाश कुमार, और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी IIT के डोनेशंस को लेकर, कि IIT जो है उन्होंने हाल ही में जो डोनेशंस है वो स्टॉक के रूप में भी लेना शुरू कर दिया है। कि देखो, डोनेशन सीधे पैसे के रूप में देने से अच्छा है किसी एक कंपनी के स्टॉक उतने रुपए के खरीद के उनको दे दिए जाए। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में बढ़ते हैं, तो उससे जितनी भी डोनेशन आएगी IITs के पास में उनका पैसा भी बढ़ेगा। तो हाल ही में IITs ने स्टॉक के रूप में भी अपने डोनेशन लेना शुरू कर दिया है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये इन्वायरमेंटली कॉन्शियसनेस को लेके, कि हम कहते हैं ना कि धीरे धीरे शिक्षा बढ़ रही है, हर देशों में शिक्षा बढ़ रही है और इन्वायरमेंटली लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अभी एक रिपोर्ट निकल के आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, उसमें ये कहा गया है कि 12% लोग 2020 में इन्वायरमेंट को लेके कम कॉन्शियस हो गए हैं। चाहे हम एशिया की बात करें, यूरोप की बात करें, अमेरिका, पूरे वर्ल्ड वाइड की बात, और इंडिया में तो ये नंबर और भी ज़्यादा है। तो जो कॉन्शियसनेस इन्वायरमेंट को लेके बढ़नी चाहिए कि हमें पानी बचाना है और हमें बिजली का कम यूज करना है, ये वो हमारी सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, तो उन सब के प्रति अवेयरनेस और ज़्यादा कम हो गई है 2020 में। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है डिमोनेटाइजेशन को लेकर, कि डिमोनेटाइजेशन को हम लोग देखते हैं 8 नवंबर है आज, और आज 5 साल हो गए हैं डिमोनेटाइजेशन को। तो तब से लोग कहते हैं कि तब से कैश रेगुलेशन जितना था सर्कुलेशन वो और ज़्यादा कम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें तो 8 नवंबर 2016 जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब तकरीबन 9.11 लाख करोड़ रुपए था जो रेगुलेशन में था, और आज की अगर बात की जाए तो आज 28.30 लाख करोड़ रुपए कैश रेगुलेशन में है इंडिया में। तो तकरीबन 211% कैश रेगुलेशन बढ़ा है इंडिया में, लिक्विडिटी और ज़्यादा बढ़ी है।
और वहीं हम लोग बात करें इतना डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो डिजिटलाइजेशन के बाद भी डिजिटलाइजेशन में कोई कमी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोगों का कैश के प्रति अभी भी जो रुझान है या भरोसा है वो और ज़्यादा बढ़ा ही है। और हाल की अगर बात करें तो 14% टोटल जीडीपी का कैश है वो इंडिया में कैश के रूप में रेगुलेटेड है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी अमेजोन के जो कुइपर प्रोजेक्ट है उसको लेके, कि अमेजोन ने भी एक कुइपर प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कहा है जिससे वर्ल्ड वाइड वो सैटेलाइट इंटरनेट उपलब्ध करवा पाएगा हर एक रिमोट एरिया तक, और इसको अगले साल से शुरू करने की बात की जा रही है, और $10 बिलियन का ये प्रोजेक्ट होगा पूरा। और बाय द वे हम लोग बात करें तो स्पेस एक्स के द्वारा भी स्टारलिंक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, वहीं हम देखते हैं एयरटेल के द्वारा भी वन वेब प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, और अमेजोन के द्वारा भी कुइपर प्रोजेक्ट। तो हर कंपनी कोशिश कर रही है कि वो सैटेलाइट इंटरनेट उपलब्ध करवा सके आने वाले समय में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी को लेके, कि जो अभी 2050 तक काफ़ी कंपनियों ने जीरो कार्बन टेक पैक्ट पे साइन कर दिया है अभी ग्लासगो की मीटिंग में। तो मतलब बेसिकली कि वो लोग कार्बन का जरा भी उत्सर्जन नहीं करेंगे। तो अमेजोन हुई, एप्पल हुई, महिंद्रा हुई, इन लोगों ने जीरो कार्बन इमिशन पैक्ट पे साइन कर दिया है, और ये लोग फर्स्ट मूवर बन गए हैं जीरो कार्बन टेक को लेकर। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है कैरन एनर्जी कंपनी को लेके। देखो कैरन एनर्जी कंपनी के बारे में पहले हम लोग जान लें कि 1981 में ये कंपनी बनी थी, और बाद में हम देखते हैं इसको वेदांता ग्रुप ने खरीद लिया था और ये वही कंपनी है जिसने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का एक केस लगाया था इंडियन गवर्नमेंट पे, फिर वो केस जीत गई थी, फिर कई 100 करोड़ का कर्जा था जो इस इंडियन गवर्नमेंट को इस कंपनी को देना था, फिर इंडियन गवर्नमेंट दे नहीं रही थी, तो इसने फ्रांस में जो सरकार है उससे कहा था, फ्रांस और यूके में, तो यूके में इंडियन गवर्नमेंट की जो एसेट्स है उनको सीज कर लिया गया था। तो बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे अपनी एसेट्स को छुड़वाने के लिए। तो हाल ही में ये कैरन एनर्जी जो कंपनी है इसका नाम बदल के कैप्रिकॉन एनर्जी कंपनी किया जा रहा है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है आइए पुर्तगाल से, कि पुर्तगाल में हाल ही में संसद ने जो इच्छा मृत्यु होती है ना, जिनको हम लोग बोलते हैं एंथुनेसिया बोलते हैं, उसको मंजूरी दे दी है। तो अभी कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जो पता है कि वो केवल बेड पे पड़ा रहता है, वो किसी काम का नहीं है, आगे कुछ मतलब आगे सॉल्व नहीं हो सकती उसकी जो भी बीमारी है, और वो खुद के लिए भी प्रॉब्लम बन रहा है, वो भी दर्द से जूझ रहा है, घर वाले भी प्रॉब्लम में है, तो ऐसे लोग इच्छा मृत्यु ले सकते हैं पुर्तगाल में। बात की जाए तो बाद में भी 2011 में ऐसी केसेस उठे थे, फिर 2012 में ऐसा ड्राफ्ट लाने की बात की गई थी, 2016 में इच्छा मृत्यु का ड्राफ्ट भी आ गया था इंडिया में, बट वो ड्राफ्ट ना तो कभी भी बिल बन पाया और ना ही वो कभी एक्ट बन पाया, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना ये है कि नहीं, हम जब किसी को जन्म नहीं दे सकते तो हमारा लेने का अधिकार कैसे है, और कैसे कोई पॉजिटिवली इस चीज़ को ले सकता है कि हाँ हम अपनी जान दे रहे हैं ये वो, और बहुत सारी कल्चरल प्रॉब्लम्स भी हैं इंडिया में, तो इन सभी की वजह से इंडिया में तो ये पूरा ड्राफ्ट ही कैंसिल कर दिया गया था। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये इंडिया और गाम्बिया को लेके। तो हाल ही में इंडिया और गाम्बिया बाय द वे वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है, तो द्विपक्षीय समझौता और ज़्यादा मजबूत किए जाने की बात की गई है इंडिया और गाम्बिया के द्वारा, और जो पासपोर्ट और वीज़ा की प्रॉब्लम चल रही थी अभी इंडिया और गाम्बिया में बीच में काफ़ी दिनों से, तो वो सारी की सारी सॉल्व कर ली गई हैं, और ऐसा भरोसा दिलाया गया है कि आगे से ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। और वहीं एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात की गई है, यूनिवर्सिटी टाइप्स बढ़ाने की बात की गई है, तो बस दैट्स ऑल। जो बायलैटरल टॉक्स हुई हैं बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है डोएन ब्रावो को लेके। डोएन ब्रावो बाय द वे क्रिकेटर है, बॉलर है वेस्ट इंडीज़ के। उन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला ले लिया है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट के हर फॉर्मेट से डोएन ब्रावो ने संन्यास ले लिया है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अभी हाल ही में जो शॉर्टेज चल रहा है, कोल शॉर्टेज हम देखते हैं इंडिया में, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जो मैं आई बटन में दे दूंगा, कि इंडिया में कोल शॉर्टेज बहुत ज़्यादा चल रहा है। हम देखते हैं डिमांड बढ़ गई थी, रेनफॉल आ गई थी, उसके बाद थर्मल पावर प्लांट सही से काम नहीं कर रहे थे, इंपोर्ट महंगा हो गया था, इंपोर्ट जो हम लोग करवाते थे वो भी कम करवाया था, इन सभी वजह से कोल शॉर्टेज आ गई थी। और कोल शॉर्टेज इंडिया में ज़्यादातर कोल से ही हम लोग बिजली बनाते हैं, तो उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज आ गई थी। तो इसी की बात की गई है कि अक्टूबर के महीने में तकरीबन 1.2 मिलियन यूनिट की शॉर्टेज रही है। बेसिकली ज़्यादातर जो शॉर्टेज रही है वो नॉर्थ इंडिया साइड में रही है। बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये ग्रीन समिट को लेके। अभी 16 नवंबर को नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है उसमें ग्रीन समिट होने वाली है, सिलचर में होगी, सिक्किम में, सॉरी असम में, असम के सिलचर में होगी। और
बेसिकली जो हम देखते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट रीजन हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और इन्हीं को कंजर्व करने के लिए इस पे बात चलेंगी। और यूएनईपी ने भी कहा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने भी, कि जितनी भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उनको बचाने का जिम्मेदारी हर एक इंसान की बनती है। और यूएनईपी की बात करें तो नैरोबी में हेडक्वार्टर है, एंडरसन हेड है, और 5 जून 1972 में यूएनईपी को बनाया गया था। इसी वजह से हम लोग 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। अब हम लोग थोड़ी बात कर लें कि हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं। तो देखो, बेसिकली अगर हम बात करना कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं, तो ऐसे एरियाज जहाँ पे लोकल रिचनेस है स्पीसीज की, और जिन्हें उन स्पीसीज की सर्वाइवल की भी प्रॉब्लम होने लगी है, तो ऐसे एरियाज को हम लोग हॉटस्पॉट बना देते हैं बायोडाइवर्सिटी का। इसमें 2 चीज़ें होना जरूरी है। पहला तो जो वहाँ पे जो पैदा हुए प्लांट है, पहली बात तो रीजनल प्लांट्स होने चाहिए, वहीं पे इंडिजीनियस प्लांट पैदा हो रहे हो, कहीं से बाहर से ला के नहीं लगा दिए हो। वहाँ तकरीबन 1500 प्लस वस्कुलर प्लांट्स पैदा हो रहे हो, और दूसरा तकरीबन 70% हैबिटेट लॉस हो चुका हो उन प्लांट्स का, तभी उस क्षेत्र को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है तारक सिन्हा को लेके, कि तारक सिन्हा जो हम जानते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड विनर भी रहे हैं, और इंडिया के काफ़ी क्रिकेटर्स हैं जिनको जिनको मतलब कोचिंग दी थी उन्होंने, और दिल्ली में अभी हाल में वो बच्चों को कोचिंग भी देते थे क्रिकेट के लिए। उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है जो इंडिया और फ्रांस के बीच में डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है उसको लेके। तो बायलैटरल डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है इंडिया फ्रांस के बीच में, एनएसएस के बीच में हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बीच में हमारे अजीत डोभाल ने भी किया है यहाँ से जाके। और हम देखते हैं कि डीटीए के बीच में जो डबल टैक्स अवॉइड एग्रीमेंट है उसके भी लेके भी बात हुई है, और 10 बिलियन का जो ट्रेड है हमारा उनके साथ में हर साल का, उसको बढ़ाने भी बात हुई है। और जो हम बात करते हैं ना फ्रेंच कंपनी है, फ्रेंच कंपनीज को इंडिया में और ज़्यादा खुला मार्केट देने की भी बात की गई है, इंडिया को भी वहाँ पे मिलेगी। और फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस ने हमें हमेशा से सपोर्ट ही किया है, ऐसी बात नहीं है। फ्रांस ने, हम देखते हैं औरंगजेब के समय से बर्नियर जो था फिजिशियन, वो हमारे यहाँ फ्रांस का ही था, रहता था। और फ्रांस के इंडिया के साथ में बायलैटरल टाइज हमेशा से ही सही रहे। एक नेक्स्ट न्यूज़ है हरियाणा गवर्नमेंट को लेकर, कि हरियाणा गवर्नमेंट ने हाल ही में ये तय किया है कि 15 जनवरी के बाद ऐसी कोई भी जॉब हरियाणा में जिसमें 30,000 रुपए से ज़्यादा दिए जा रहे हो, ऐसी 75% जॉब्स केवल और केवल लोकल लोगों को ही देनी होंगी। और हाँ, जो भी कंपनियां ऐसा करेंगी उनमें कम से कम 10 एम्प्लॉय होना भी जरूरी है। तो बेरोजगार मुक्त रोजगार योजना कहा जा रहा है इसको। और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि हरियाणा में स्किल्ड लेबर नहीं है, स्किल्ड लेबर की प्रॉब्लम आएगी सबसे ज़्यादा। और वही बात की जा रही कि हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयर फॉर लोकल कैंडिडेट एक्ट के सेक्शन 3 में चेंज ले आए जाएंगे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन ये ठीक है, बट ज़्यादातर कंपनियों का कहना यह है कि पहले तुम्हें 1 साल का कम से कम वहाँ के यूथ को स्किल डेवलपमेंट करना था, उसके बाद में ये चीज़ एम्प्लॉय करनी थी। अब देखते हैं क्या हो पाता है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को लेके, कि हम देखते हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है जो टॉय ट्रेन चलाती है, लोको ट्रेन बोलते हैं जिसको, बहुत से लोग लोगो ट्रेन बोलते हैं। तो उसका एक लोगो है दार्जिलिंग रेलवे का। उस लोगो की प्रॉब्लम क्या है ना, उस लोगो को दार्जिलिंग में तो यूज़ किया ही जा रहा था, यूके में यूज़ किया जा रहा था, यूएसए में यूज़ किया जा रहा था, साथ ही साथ इंडिया में और भी लोकल ट्रेन चलती हैं, वो भी उस लोगो को यूज़ कर करके टी शर्टें बेच रही थी। तो इसका पेटेंट करवाने की बात की गई है दार्जिलिंग हिमालयन के द्वारा। तो हम जानते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा पेटेंट दिलवाए जाते हैं। तो उसमें फॉर्म भर दिया है, अगले 6 महीने तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन भी राइज कर सकता है वहाँ पे जाके। और अगर दार्जिलिंग हिमालयन की बात की जाए ना, तो आयरन शेरपा लोकोमोटिव बोला जाता है इसको, जो 1879 से 1881 के बीच में बनी थी। और जो सर एस्ली एडन है उन्होंने बनवाया था, जॉर्ज लॉरेंस थे जो उस समय वायसराय थे इंडिया के। और नीलगिरी और कालका शिमला भी टॉय ट्रेन है जो उसी एरिया में चलती हैं, जो उसी टाइम पे बनी हुई थी। जैसा एक नेक्स्ट न्यूज़ है इंडसइंड बैंक को लेके, कि इंडसइंड बैंक ने अभी हाल ही में तकरीबन 84,000 लोगों को, ऐसे लोग जिन्होंने लोन के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, उन लोगों को भी लोन दे दिए थे। तो बाद में वो सभी लोन वापस लिए गए, और डिजिटल प्रॉब्लम्स बताएंगे कि हाँ तकनीकी प्रॉब्लम्स हो गई तो उस वजह से ही चले गए लोन्स। और 1994 में हिंदुजा ग्रुप के द्वारा हम देखते हैं इंडसइंड बैंक बनाई गई थी, और आज भी उन्हीं के द्वारा ऑन की जाती है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है
वो आई है गुजरात से, कि जो पाकिस्तान मरीन सिक्योरिटी के लोग हैं उनके द्वारा गुजरात में तकरीबन महाराष्ट्र के एक जो मछुआरा है उसको मार दिया गया है, और 2-3 मछुआरे हैं जिनको पकड़ भी लिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। और देखो, ऐसा ये पहली बार नहीं है, ऐसा हर साल होता है। कहीं उनके हमारे यहाँ घुसाते हैं मछुआरे, कहीं हमारे उसके यहाँ घुसाते हैं। तो पाकिस्तान का कहना ये है कि हम इलीगली घुस रहे थे मछुआरे, हम लोगों ने उनको बहुत सारी वार्निंग भी दी 2-3 बार, वो नहीं माने तो हमने गोली मार दी। और हम जानते हैं कि टेरिटोरियल वाटर जोन होता है जो 12 नॉटिकल माइल तक होता है, फिर कंटीजियस जोन होता है जो 24 नॉटिकल माइल तक होता है, और वहीं हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो वो तट से तकरीबन 200 नॉटिकल माइल तक होता है, और उसके बाहर फिर ओपन सीज होते हैं, वहाँ पे कोई भी आ जा सकता है। तो ओपन सीज में फिर दूसरे किसी का अगर टेरिटोरियल कंटीजियस या ईजेड लग रहा हो तो वो तुम्हें पकड़ सकता है, सीधी सी बात है। तो वही पाकिस्तान ने किया ऐसे ही। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है अब्दुल गब्बार को लेके। अभी देखो, अब्दुल गब्बार है कौन? भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसको ग्लोबली डेंजरस ट्रेजेडी माना जाता है। अगर केमिकल ट्रेजेडीज की जब भी बात आती है तो ग्लोबली उसको वन ऑफ द डेंजरस ट्रेजेडी में से एक माना जाता है। जिसमें हुआ क्या था, हम जानते हैं कि 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड थी जो लीक हो गई थी तकरीबन 40 टन, और उस वजह से हजारों लोग मारे गए थे। ऐसी भी थी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थी, उनके लंग्स में वो चली गई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिस वजह से वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन्स के बच्चे मर गए थे, बहुत से के टेढ़े मेढ़े पैदा हुए थे, बहुत से की बॉडी स्ट्रक्चर बदल गया था, इतनी ज़्यादा नुकसान कर गई थी, अपन अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब्दुल गब्बार उस टाइम पे एक एक्टिविस्ट के रूप में उभरे थे जिन्होंने आज तक भोपाल ट्रेजेडी में जितने भी लोग प्रॉब्लम में थे उनकी बहुत मदद की थी। तो इन्हीं सब के चलते हाल ही में जो पद्मश्री दिए जाएंगे तो उनमें से एक अब्दुल गब्बार भी होंगे। तो दैट्स ऑल, अब्दुल गब्बार को पद्मश्री मिल रहा है, हमें बस ये जानने जरूरी था, और बस पीछे क्या हुआ था वो पूरा बैकग्राउंड जानना जरूरी था। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है इराक के पीएम को लेके, कि अभी इराक के पीएम पे हाल ही में इनकी होम स्टेट में जो मुस्तफ़ा खादिमी है, इंजर्ड भी हो गए बाय द वे, उन पे ड्रोन अटैक किया गया बगदाद में। मतलब सोचो, जब वहाँ के पीएम पे उनके घर में, ऑलमोस्ट घर में ही था, थोड़ी ही दूर पे, तो वहाँ पे उन पे जब अटैक हो सकता है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इराक कितना ही सेफ बचता है। तो उसको लेकर सिक्योरिटी थ्रेट हो गए हैं। फिर वहाँ के सिक्योरिटी एडवाइजर से द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग भी इसका बदला लेंगे, ये सब कहने वाली बात है, चलो भले ही है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर पीएम पे उसके घर में जाकर अटैक हो जाए तो। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो सूडान से आई है, कि सूडान में हाल ही में सिविल डिसोबीडियंट कैंपेन लॉन्च कर दिया गया है। अब ये किस लिए किया गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी सूडान में हाल ही में मिलिट्री रूल चल रहा है, और सिविल लोग ये चाहते हैं कि सिविल डिसोबीडियंट करके हम लोग वहाँ पे बेसिकली जो मिलिट्री रूल चल रहा है उसको हटा दिया जाए और डेमोक्रेटिक राइट्स को फिर से स्थापित किया जा सके। और हम जानते हैं खारदोन है जो वहाँ की कैपिटल है सूडान की। और अब सिविल डिसोबीडियंट की बात चली ही है तो इंडिया की भी बात कर लें कि 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च किया था गांधी जी ने। 6 अप्रैल को गांधी जी ने जाके सिविल डिसोबीडियंट शुरू किया था, डांडी मार्च पूरा करके जो नमक सत्याग्रह किया था उसके बाद में। और फिर उसके बाद में हम जानते हैं साइमन कमीशन और जो लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था उसके खिलाफ ये सब किया गया था। और जैसे ये शुरू किया गांधी जी ने, तकरीबन 60,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था तुरंत के तुरंत, उसी के उसी दिन गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था पहले ही दिन। फिर उसके बाद में हम जानते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, फिर उस पैक्ट को माना नहीं गया था, तो बाद में फिर गांधी जी बाहर आ गए थे। फिर गांधी जी ने एक सामूहिक सत्याग्रह की जगह एक इंडिविजुअल सत्याग्रह भी शुरू किया गया था जो ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था। वो बहुत सारी चीज़ें, तो बस बेसिकली यही थोड़ी बहुत चीज़ें हमें जानना जरूरी थी हमारे गाइड के लिए। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो अबू धाबी से आई है, कि अबू धाबी में जो नॉन मुस्लिम लोग भी हैं उनके लिए भी जो डिवोर्स या चाइल्ड की कस्टडी की बात की जाए या दोबारा शादी की बात की जाए, उनके रूल्स को चेंज किया जा रहा है थोड़ा बहुत। अभी तक क्या होता था, बेसिकली जो इस्लामिक सरिया लॉस ही हैं वो भी वही नॉन मुस्लिमों पे भी लागू होते थे, लेकिन अब ये कह दिया गया कि अब नॉन मुस्लिमों पे उनके लॉस लागू होंगे। और देखो बेसिकली क्या है ना, यूएई चाह रहा है कि हम लिबरल हो जाए, बाहर के देश हमारे यहाँ आ सकें, बाहर के लोग हमारे यहाँ घूमने आए, हम कमाएं। सीधी सी बात है, किसी भी देश को कमाना है तो उसको ग्लोबल टेंजेंट्स के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, और इसीलिए यूएई धीरे 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 करके लिबरल हो रहा है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है पेरिस मास्टर्स को लेके, कि जो पेरिस मास्टर्स का जो टाइटल है, बाय द वे 6वीं बार जोकोविच ने जीत लिया है, नोवाक जोकोविच ने, जो कि टेनिस के प्लेयर हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ जानने के लिए
एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है सुसाइड्स को लेके। ये देखो, हम लोग अभी बात करते हैं ना, 3 तारीख को हम लोगों ने जब कनेक्ट किया था तो उसमें बात की थी किसान के सुसाइड के बारे में। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसमें किसान के ही सुसाइड हुए हैं। 2020 में बिजनेसमैन के भी सुसाइड तकरीबन 50% बढ़े हैं, जो कि किसानों से भी ज़्यादा है। तकरीबन 11,000 बिजनेसमैन ने सुसाइड किया है 2020 में, और केवल इस वजह से क्योंकि उनके बिजनेस ठप पड़ गए थे। तो दैट्स ऑल, एक डाटा निकल के आया है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है राशिद खान को लेके, कि राशिद खान जो कि अफगानिस्तान के हम देखते हैं कैप्टन भी हैं और बाय द वे बॉलर भी हैं, तो उन्होंने हाल ही में 23 साल की उम्र में तकरीबन 400 विकेट पूरे कर लिए हैं। तो T20 में 4th सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं राशिद खान। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आया है ड्राफ्ट मीडिएशन बिल, जो पब्लिक कंसल्टेंट्स को लेके आया है, उसको लेके बेसिकली क्या है ना, जब भी हम देखते हैं कोर्टों में केस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, कोर्ट में जब भी केस करने जाते हैं तो केस और ज़्यादा बर्डन होता जाता है कोर्टों के ऊपर। तो ये ड्राफ्ट मीडिएशन बिल आया ही इसलिए है कि जैसे ही कोई कोर्ट में केस करने जाएगा, अगर कोर्ट को लगता है कि ये केस मीडिएशन से सुलझाया जा सकता है, तो उसके लिए एक पोर्टल बना दिया जाएगा जिसमें 90 दिन में उन लोगों को कोर्ट के बाहर ही कॉम्प्रोमाइज़ करके उस केस को ख़त्म कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल। तो बस इसमें नहीं जाना जरूरी है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, जो दिल्ली सरकार के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया है, पैकेज लॉन्च किया गया है बेसिकली उसके बारे में। तो ये ECRP पैकेज है, इमरजेंसी कोविड रेस्पॉन्स पैकेज बेसिकली। तो ये 1,500 करोड़ का एक पैकेज बनाया जा रहा है, जिसके द्वारा दिल्ली गवर्नमेंट इंफ्रा को डेवलप करेगी, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जब कोविड आया था तो दिल्ली का इंफ्रा एकदम ज़मीन पर रख रहा था दिल्ली का क्या, पूरे इंडिया का रख रहा था। तो ऐसा प्रॉब्लम दोबारा ना आए, और हो सकता है थर्ड वेव की जो प्रॉब्लम्स बनी हुई है, लोग कह रहे हैं दिसंबर में आएगी, जनवरी में आएगी, जो भी है, ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बेसिकली अगर आती है तो उसके लिए अभी से तैयारियां करनी शुरू कर दी जाए, इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ये काम किया जा रहा है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है बेस्तु वरस के बारे में। अब बेस्तु वरस क्या है, हम जानते हैं श्री कृष्ण ने अपने हाथ पे गोवर्धन को उठाया था, और श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन को उठाया था उसी दिन को गुजरात में न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। उस घटना को याद करने के लिए बेस्तु वरस के रूप में, न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दैट्स ऑल। और हम जानते हैं कि इसी समय पे जो गोवर्धन है, गोवर्धन वाला एरिया है, जो बनारस वाला एरिया है, उसमें और ज़्यादा लोग टूरिस्ट ट्रेवल्स ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है टेंसिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड को लेके, कि जो हम देखते हैं इंडिया का सबसे बड़ा एडवेंचर्स का हाईएस्ट ऑनर है। तो इस साल 2 लोगों को, सर्वेश है और अमित है, जो दोनों लेफ्टिनेंट हैं बाय द वे इंडिया आर्मी में, तो इन दोनों को ये अवार्ड दिया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और टेंसिंग नॉर्गे हम लोग जानते हैं, जो पहली बार एवरेस्ट चढ़े थे, उनका नाम है। दैट्स ऑल। तो अगर हम बात करें 4 से 8 नवंबर के बीच में, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी था। और बाय द वे आज हम एडिटोरियल नहीं करेंगे, एडिटोरियल हम कल से कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल।